घी की 100 ग्राम मात्रा से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? हाउ मेनी एनर्जीज ऑफ 10 ऑफ 100? सागौन की लकड़ी बेस्ट होती है, बबूल की लकड़ी बेस्ट होती है, अकेसिया है ना, बबूल। देन आपकी होती है नीम, जिसको हम बोलते हैं एजा डायरेक्टर इंडिका, इसका वैज्ञानिक नाम होता है नीम का। बहुत इंपॉर्टेंट परसेंटेज भैंस के दूध में ज्यादा होता है, और सबसे ज्यादा फैट परसेंटेज जो वाली भैंस होती है वो होती है आपकी भदावरी। आपको ध्यान रखना है, आपसे कभी पूछ ले, क्योंकि बिल्कुल जा सकता है। पहले किस नाम से जानी जाती थी? व्हाट नेम्स ऑफ आनंद मिल्क में भेजने का काम करता है? कौन सा देता है बताओ? ऑप्शंस आपके सामने हैं। यानी विच कंट्री इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड? इंडिया, चाइना, अमेरिका? भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बताओ। प्रथम दूध निकालने की मशीन का प्रयोग, वेयर वाज द फर्स्ट मिल्किंग मशीन? कहां? जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज हम आपसे बात करने वाले यहाँ पे एमपीएफएसओ में। ऑलरेडी आपको पता है कि आपकी जो है डेयरी, यानी आपका जो है लाइव स्टॉक, जिसमें डेयरी भी आती है। देन आप यहाँ पे देखोगे सिलेबस में तो एनिमल प्रोडक्ट एंड प्रोसेसिंग, तो डेयरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे डिटेल में और न्यू डाटा से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अपने पास टोटल 50 क्वेश्चंस हैं, लेकिन अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फर्दर जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स होते हैं वो हम यहाँ पे शेयर करते रहते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, देखो आप ऑलरेडी देख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना। बाकी आप सर्च करोगे एग्री जर्नी तो मिल जाएगा आपको मेरा टेलीग्राम चैनल। बाकी देखो, रिक्वेस्ट है एक बार सेशन को शेयर कर देना यार, क्योंकि इस पे इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिल रहा है एमपीएफएसओ की क्वेश्चन सीरीज पर। बट बहुत टाइम लगता है क्वेश्चंस को बनाने में और बहुत सारी चीज़ों को करने में। तो रिक्वेस्ट है कि एक बार जो है वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो कि एमपीएफएसओ की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन पसंद नहीं आया तो बताना, बाकी डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में दुनिया का कितने प्रतिशत दुग्ध उत्पादन होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। न्यू डाटा के अकॉर्डिंग भारत में दुनिया का कितने प्रतिशत दुग्ध उत्पादन होता है? अगर दुनिया में 100% दुग्ध उत्पादन होता है तो उसमें से भारत कितना जो है दूध का प्रोडक्शन करता है? आप देख सकते हो, इंडिया हैज हाउ मेनी मिल्क प्रोडक्शन इन वर्ल्ड? ऑप्शंस 10%, 8%, 8.5% या 12%। कितना परसेंट यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है इंडिया टोटल वर्ल्ड के मिल्क प्रोडक्शन में? तो ध्यान रखना 18.5, ये न्यू डाटा के अकॉर्डिंग लगभग आपका 18.5% का अपना कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड में मिल्क के प्रोडक्शन में, ठीक है, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का। घी की 100 ग्राम मात्रा से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? हाउ मेनी एनर्जीज ऑफ 10 ऑफ 100 ग्राम मिल्स? ऐसे क्वेश्चंस आपके खास तौर से अब स्टेट का पेपर होना तो ऐसे क्वेश्चंस के आने की प्रबलताएं बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आप देखोगे झारखंड का पेपर उठा के, आप टीपीएससी का पेपर उठा के देख लोगे, फूड सेफ्टी ऑफिसर रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, तो आते हैं। इसलिए ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा दिमाग में रखना। फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं और ये तुक्के में नहीं सही होते। अगर फैक्चुअल आपको डाटा अगर याद नहीं है तब आप सही नहीं कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन, तो ध्यान रखना, ठीक है। घी की 100 ग्राम मात्रा से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? हाउ मेनी एनर्जी ऑब्टेन 100 ग्राम घी? तो 100 ग्राम घी से आपको ध्यान रखना है लगभग 930 कैलोरी ऊर्जा अपने को मिलती है अगर आप 100 ग्राम घी कंज्यूम करते हो तो। ध्यान रखना, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको पता है घी में लगभग फैट कितना परसेंटेज पाया जाए? तो 99 पॉइंट, आपसे अगर ऑप्शन में 99 भी दिख जाए तो नहीं जाना है, 99.5% अपने को फैट देखने को मिलता है किसमें? घी में। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है घी फैट के लिहाज से। इसकी बहुत सारी मेथड्स आपको पढ़नी है, प्रोसेसिंग कैसे घी को बनाया जाता है, क्योंकि इसकी न्यू कुछ मेथड्स ऐसी हैं जो अभी रिसेंटली डेवलप्ड हुई हैं। तो देखना है आपको, एनडीआरआई जो साइट्स है या एनडीडीबी की साइट है, उनकी साइट पर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे पूछा हुआ है हमारे देश में कुल दुग्ध उत्पादन का कितने प्रतिशत दूध से दुग्ध उत्पाद बनाए जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दुग्ध उत्पाद आपको पता है हमारे देश में इंडिया में अगर 100% दूध हो रहा है, ठीक है, माना कि 100 केजी दूध हो रहा है, एज एग्जांपल 100 किलो दूध हो रहा है, तो उसमें से कितने ग्राम जो है दूध का क्या बनाया जाता है? मिल्क प्रोडक्ट। मिल्क प्रोडक्ट का मतलब घी, मावा, बहुत सारी चीजें बनती है मिल्क प्रोडक्ट्स में, आपको पता है, रबड़ी, छेना। तो कितने परसेंट दूध से मिल्क प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, कितना परसेंट दूध जो है सीधा पिया जा रहा है? तो देखो ध्यान रखना, आपको 54% दूध से क्या बन रहा है? अपने मिल्क प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। मिल्क प्रोडक्ट्स यानी आपका जय रबड़ी, मावा, छेना, ये सब 54% दूध से बन रहे हैं, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। बाकी 46% जो आपका दूध है ये सीधा कंज्यूम किया जा रहा है, नहीं सीधा इसको पिया जा रहा है। तो ये फैक्ट्स जो है आपको ध्यान रखना है, 46% देन 54%, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, रबड़ी में बसा की मात्रा होती है। रबड़ी आपको पता है एक मिल्क प्रोडक्ट है, तो रबड़ी कैसे बनती है आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से पता है। ये प्रोसेसिंग आप देखोगे तो मिल जाएगी। दूध को हम गर्म करते रहते हैं और ऊपर से निकालते रहते हैं, मलाई जो उसकी रहती है वो साइड करते रहते हैं, आप देखोगे मिल जाएगा।
तो रबड़ी में बसा की प्रतिशत मात्रा, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये। तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फैट इन रबड़ी, रबड़ी में फैट का परसेंटेज कितना होता है? देखो रबड़ी में जो फैट का परसेंटेज होता है लगभग 20% फैट होता है। ध्यान रखना है आपको कितने परसेंट, लगभग 20% के आसपास आपका जो है इसमें फैट देखने को मिलता है। देन अगर मैं बात करूं प्रोटीन की, तो लगभग 10% आपको रबड़ी में प्रोटीन देखने को मिलता है। ये आपको लिखने लाए भाई, कितने परसेंट, 10% अपने को प्रोटीन रबड़ी में देखने को मिलता है। देन अगर बात करूं लैक्टोज यानी शुगर की, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो शुगर लगभग आपकी लैक्टोज होती है ना, मिल्क, जिसको मिल्क शर्करा भी बोलते हैं, तो वो लगभग 17% के आसपास इसमें लैक्टोज आपकी देखने को मिलती है। तो कुछ फैक्ट्स हैं, ये आपको लिख लेने हैं क्योंकि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन 10%, शुगर 17%, फैट 20%। ठीक है, चलो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट में बात करूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कि मक्खन बनाने में उपकरण बने होते हैं, जो मक्खन हम बनाते हैं ना, मक्खन को ऑलरेडी जो इक्विपमेंट होते हैं उसको हम किसके बने होते हैं इक्विपमेंट? इन जनरल आप गांव में देखा होगा, मक्खन हम मथनी आपने देखी होगी जो इन जनरल घूमती रहती है, फिर मक्खन आपका ऊपर आ जाता है। तो मक्खन बनाने में जो उपकरण बना होता है लकड़ी का, वो मेनली कौन सी लकड़ी का चलता था? द इक्विपमेंट, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, अगर कट ऑफ ऊपर नीचे करना है तो ऐसे क्वेश्चन बना देते हैं। द इक्विपमेंट ऑफ मेकिंग बटर इज अ मेड ऑफ, किसकी बनी होती है? आम की लकड़ी बेस्ट होती है, सागौन की लकड़ी बेस्ट होती है, बबूल की लकड़ी बेस्ट होती है, अकेसिया है ना बबूल। देन आपकी होती है नीम, जिसको हम बोलते हैं एजार डायरेक्टर इंडिका, इसका वैज्ञानिक नाम होता है नीम का, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नीम किसकी लकड़ी मेनली बनी होती है? अगर हम मक्खन जो है मथते हैं तो उसके लिए हम मेनली जो यूज करते हैं वो है आम की लकड़ी, यानी मैंगो वुड जो है अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है फॉर मक्खन के लिए। ठीक है, सागौन भी हम चूज नहीं करेंगे, मैंगो वुड सबसे बेस्ट मानी जाती है मक्खन के लिए, ठीक है, मथने के लिए। देन मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, आप लोग मत सोचना सागौन की लकड़ी बहुत अच्छी होती है तो हम वही चूज करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे देश में सबसे ज्यादा मावा कहाँ होगा? सिंपल, आपको पता है, दूध सबसे ज्यादा जहां मावा वहां, तो उत्तर प्रदेश आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें इतना दिमाग अपने को नहीं लगाना है। देन मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 7 की, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 7 एनिमल जो है प्रोडक्ट्स के लिए। छेने का उपयोग निम्न में से किस मिठाई को बनाने में किया जाता है? छेना आपने खाया होगा। छेना इज यूज टू मेक विच ऑफ द फॉलोइंग स्वीट्स, कौन कौन सी स्वीट्स बनाने के लिए हम छेना का यूज करते हैं? रसगुल्ला बनाने के लिए करते हैं, बिल्कुल करते हैं। राजभोग बनाने के लिए करते हैं, संदेश एक मिठाई होती है उसके लिए भी करते हैं। तो ऑल ऑफ दीज क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा। तो 7 नंबर पे यहाँ पे डी अपने को लगा लेना है। देन मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 8, यानी जो शुद्ध आपका घी होता है, शुद्ध घी सामान्यतः कितने तापमान पर पिघलने लगता है? इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। इट व्हाट टेम्परेचर डज प्योर घी यूजुअली स्टार्ट मेल्टिंग, यानी कितने टेम्परेचर पर घी पिघलना स्टार्ट कर देता है? 100 सेल्सियस, बहुत ज्यादा है। 92 to 90 आप देख सकते हो, 90 से 92, देन 70 से 80 सेल्सियस के आसपास। तो राइट आंसर 30 से 40 हो जाएगा, अपने को ज्यादा नहीं भागना है। ठीक है, 30 से 40 सेल्सियस अगर टेम्परेचर है, इतने टेम्परेचर पर भी अगर घी नहीं पिघल रहा है तो फिर वो ऑयल नहीं है, मतलब जो शुद्ध घी है वो 30 से 40 पर पिघलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, क्रीम का रंग सामान्यतः कैसा होता है? कैसी क्रीम आप मार्केट में देखोगे, बहुत टाइप की क्रीम्स होती है, तो बेस्ट जो है क्रीम का, यानी बेस्ट क्रीम जिसको हम बोलते हैं, सामान्य क्रीम जिसको हम बोलते हैं, उस क्रीम का कलर कौन सा बेस्ट माना जाता है? आप देख सकते हो, ब्राउन हो गया, देन ब्लू हो गया, देन व्हाइट हो गया, या फिर हल्का पीला यानी लाइट येलो। तो लाइट येलो जो कलर होता है ये सबसे बेस्ट माना जाता है भाई, सबसे बेस्ट कलर माना जाता है क्रीम का, ध्यान रखना, हल्का पीला। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं जेपीएससी में, आप झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर उठाओगे, फूड सेफ्टी का आपको मिल जाएगा, इसलिए एमपीपीएससी का पेपर है तो क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा इनको ध्यान रखना फैक्ट्स को। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा हुआ है कि दूध के सीरम में कौन सा विटामिन पाया जाता है? दूध का सीरम मींस आपको पता है, दूध का सीरम का मतलब क्या होता है? सीरम का मतलब होता है मलाई, आपको पता होगा। तो दूध के सीरम में कौन सा विटामिन पाए जाते हैं? बताओ कौन कौन से विटामिन होते हैं? Which vitamins are found in milk serum? मिल्क सीरम में कौन से विटामिन होंगे? तो ध्यान रखना, आप ऑप्शन देख सकते हो, क्या क्या ऑप्शन है। ऑप्शन ए विटामिन ए एंड बी, विटामिन ए एंड सी, विटामिन ए एंड डी, विटामिन ए एंड ई। तो विटामिन ए और सी तो दूध में नहीं होते, मतलब सी नहीं होता है, आपको पता है। मिल्क में सबसे ज्यादा किसी विटामिन की कमी होती है, तो विटामिन सी और आयरन, ये मिल्क में नहीं होते। तो ऑप्शन ए आंसर तो अपना गया। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर जो 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन एंड आपका जो यहाँ पे डी, विटामिन ए एंड विटामिन डी, ध्यान रखना आपको। ठीक है, दोनों सबसे बेस्ट होते हैं, ये जो है मेनली अपने को मिल्क की जो मलाई होती है उसमें देखने को मिलती है। तो राइट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 10 का सी हो जाएगा। देन मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 11,
गाय के 1 लीटर दूध से औसत खोआ प्राप्त होता है। देखो ऐसे क्वेश्चन मैंने इसलिए रखे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में, ठीक है। तो गाय के 1 लीटर दूध से औसत खोआ प्राप्त कितना होता है? अगर हम गाय के 1 लीटर दूध को कढ़ाई में डालकर खोआ बनाना स्टार्ट करें तो कितना मिलेगा? व्हाट इज द एवरेज खोआ ऑब्टेन फ्रॉम 1 लीटर मिल्क, काऊ के दूध से, गाय के दूध से? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, 150 ग्राम, 250 ग्राम या 230 ग्राम या लगभग 250 ग्राम। तो कितने ग्राम खोवा अपने को मिल जाएगा? तो ध्यान रखना, गाय से अगर बनाते हो तो 230 ग्राम और भैंस 200 ग्राम, और भैंस से अगर बनाते हो तो 230 ग्राम के आसपास आपको खोवा मिलने वाला है। ये ध्यान रखना। ये कौन सा फैक्ट है? ये भैंस, बफेलो, ठीक है। बफेलो जिसको हम बोलते हैं बुबेलस बुबेलिस, इसका जूलॉजिकल नेम होता है। गाय का बॉस इंडिकस इसका जूलॉजिकल नेम होता है। तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखना। बाकी भैंस से अपना को कितना मिलता है? 230 ग्राम 1 लीटर दूध से, क्योंकि आप कंपैरिजन करोगे भैंस के और गाय के, दोनों के दूध में फैट परसेंटेज भैंस के दूध में ज्यादा होता है। और सबसे ज्यादा फैट परसेंटेज जो वाली भैंस होती है वो होती है आपकी भदावरी। आपको ध्यान रखना है, आपसे कभी पूछ ले, क्योंकि बिल्कुल जा सकता है अपने में जो यहाँ पे डेयरी मेंशन किया हुआ है और पशु की नस्लें मेंशन है, ठीक है। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। भदावरी भैंस जो है इसमें सबसे ज्यादा अपने को मिल्क फैट देखने को मिलता है, लगभग 13% के आसपास, ठीक है। ये अपने को ध्यान रखना है, जो कि ग्वालियर, चंबल वगैरह के जो रीजन है वहां पे ये मेनली देखने को मिलती है भदावरी। क्वेश्चन नंबर 12, आनंद मिल्क यूनियन पहले किस नाम से जानी जाती थी? वॉट नेम्स ऑफ आनंद मिल्क यूनियन? जो आनंद मिल्क यूनियन है इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? बताओ किस नाम से जानते थे? तो ध्यान रखना, इसको हम जानते थे कैरा जिला समिति के नाम से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस नाम से जानते थे? कैरा जिला समिति। क्वेश्चन नंबर जो 12 इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ध्यान रखना है। देन मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या पूछा हुआ? घी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो ये भी घी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसमें क्या पूछा हुआ है कि घी में सामान्यतः नहीं पाया जाता, यानी विच इज अ नॉट कॉमनली फाउंड इन घी। बताओ ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो ऑप्शन में दिए हुए जो घी में नहीं पाया जाता सामान्यतः? आप ऑप्शन देख सकते हो, प्रोटीन, देन फैट ऑप्शन में है, देन है यहाँ पे मॉइस्चर, मॉइस्चर यानी नमी, या नॉन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर जो दिया हुआ इसका राइट आंसर हो जाएगा मेन, जो घी में मेनली आपका प्रोटीन देखने को नहीं मिलता है। एक क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाए। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि 99.95% फैट होता है, देन आपका जो बचा होता है वो मॉइस्चर परसेंटेज होता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी मेनली प्रोटीन जो है अपने को मिल्क में इन जनरल देखने को नहीं मिलता है। देन क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या पूछा हुआ 11 नंबर में कि गाय के दूध से कितने प्रतिशत खोआ प्राप्त होता है? बताओ गाय के दूध से इन जनरल हमको खोवा का प्रतिशत निकालना है तो कितना मिलेगा? एक प्रतिशत होता है ना भाई खोबे का। व्हाट परसेंटेज इज खोवा इज ऑब्टेन फ्रॉम मिल्क काउ? बताओ मिल्क काउ से अगर हम खोवा निकालेंगे तो हमको कितना परसेंटेज खोवा देखने को मिल जाएगा काउ मिल्क से? ऑप्शन आप देख सकते हो, 18 से 20%, देन 22 से 24%, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 25 से 27%, ऑप्शन नंबर डी है 30 से 32%। तो कितना परसेंट आपको इन जनरल खोवा देखने को मिलता है गाय के दूध में? तो आपको ध्यान रखना लगभग 18 से 20% आपको गाय के दूध में खोवा देखने को मिल जाएगा। ये परसेंटेज होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का ए राइट आंसर हो जाएगा। और भैंस के दूध में लगभग 22 से 24% के आसपास अपने को खोवा देखने को मिलता है। ये भैंस का आपको लिख लेना है, ठीक है। भैंस का 22 से 24%, ये बफेलो। देन नेक्स्ट हम चलते क्वेश्चन नंबर 15। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर क्या पूछा हुआ है इसमें कि विश्व में कौन सा देश दुग्ध का सबसे बड़ा निर्यात करता है? बताओ भाई ऐसा कौन सा देश है जो दूध को सबसे ज्यादा क्या करता है? निर्यात करता है। निर्यात मतलब बेचना, यानी अपने देश से दूसरे देश में भेजने का काम करता है। कौन सा देश है भाई? बताओ, ऑप्शंस आपके सामने हैं। यानी विच कंट्री इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड? इंडिया, चाइना, अमेरिका या रसिया? बताओ ऐसी कौन सी कंट्री है जो कि आपका मिल्क का जो बहुत ज्यादा क्या करती है? एक्सपोर्ट करती है, ध्यान रखना, निर्यात करती है। तो वो है आपकी यहाँ पे रसिया, ध्यान रखना है, रसिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 15 का डी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का, यानी रसिया आपका जो है सबसे ज्यादा क्या करता है? मिल्क का निर्यात करता है। और जो है सबसे ज्यादा मिल्क का आयात कौन करता है? तो आयात करता है अमेरिका, ध्यान रखना, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये मिल्क को सबसे ज्यादा क्या करता है? यानी आयात, यानी आयात का मतलब क्या होता है? आने दो भाई साहब, आयात, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आयात निर्यात, तो यूएसए सबसे ज्यादा करता है। और इंडिया एक ऐसा देश है जो तो ना दूध को बेचता है, ना निर्यात करता, ना आयात करता है। आपको ध्यान रखना है फैक्ट, इंडिया एक ऐसा देश है जो ना तो दूध को निर्यात करता है, ना आयात करता है, ना दूध को खरीदते हैं, ना हम बेचते हैं, ध्यान रखना है। बाकी अमेरिका और रसिया, सबसे ज्यादा निर्यात रसिया और सबसे ज्यादा आयात यहाँ पे जो है अमेरिका करता है, फैक्ट्स है। देन क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे पूछा हुआ है अपने से कि डेयरी कौन सी है भाई?
निम्नलिखित में से सरकारी डेयरी, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ गवर्नमेंट डेयरी, बताओ ऐसी कौन सी डेयरी है इनमें से जो डेयरी ऑप्शंस मैंने दिए हुए हैं कि जो सरकारी डेयरी मानी जाती है, बताओ कौन सी ऐसी डेयरी हो सरकारी होगी। अमूल डेयरी अब सरकारी डेयरी है क्या? अमूल। मदर डेयरी हो गया ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी है। गोवर्धन डेयरी ऑप्शन नंबर डी है। दूध सागर डेयरी। तो इनमें से ऐसी कौन सी डेयरी है जो कि गवर्नमेंट की कैटेगरी में आती है, गवर्नमेंट उसको ऑपरेट करती है, तो वो है मदर डेयरी, ध्यान रखना है। ठीक है, मदर डेयरी मेनली क्या है, गवर्नमेंट इस डेयरी को ऑपरेट करती है। क्वेश्चन नंबर 16 का बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा हुआ है। और मदर डेयरी का जो स्टैब्लिश हुआ था वो लगभग 1974 में मदर डेयरी को स्टैब्लिश किया गया था। ये नोएडा में स्थित है, दिल्ली नोएडा, ध्यान रखना। 1974 में स्टैब्लिश हुआ था मदर डेयरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तो ये सहकारी डेयरी है, कोऑपरेटिव। ठीक है, कोऑपरेटिव शब्द होता है, गवर्नमेंट शब्द होता है। सहकारी डेयरियां, अमूल डेयरी, गोवर्धन डेयरी, दूध सागर डेयरी, ये कोऑपरेटिव डेयरी है। बाकी मदर डेयरी जो है ये टाइप की गवर्नमेंट डेयरी है, ध्यान रखना। ठीक है, मैंने एक और आपको बताई थी, दूध सागर योजना करके डेयरी बताई थी दिल्ली में, वो भी आपकी गवर्नमेंट है। देन क्वेश्चन नंबर 17, इसमें क्या पूछा हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ कोगुलेटेड मिल्क प्रोडक्ट। कोगुलेटेड का मतलब होता है सिंपल सा, कोगुलेटेड का मतलब होता है फाटना फटना। ठीक है, फट हम उस चीज को फाड़ के बना रहे हैं, जैसे हम दूध, हम पनीर बनाते हैं, हम फाड़ के बनाते हैं। ठीक है, तो वो पूछा हुआ कोगुलेटेड कौन है, तो बिल्कुल पनीर ऑप्शन में दिया हुआ है। छेना भी दिया हुआ, आप देखोगे छेने को कभी तो वो भी फटा रहता है। श्रीखंड, बिल्कुल राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का डी हो जाएगा। यानी जो क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है इसमें उपरोक्त सही इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर 17 का डी, ये कोगुलेटेड जो है मिल्क प्रोडक्ट माना जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में दही पाउडर किसने विकसित किया। ये आपको ऑप्शन करंट के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है। रिसेंटली डेवलप्ड कर्ड पाउडर, ऐसा कौन सा भाई साहब स्टेट है आपका, जो कि संस्था है, सॉरी स्टेट, जिसने अभी करंट टाइम पर आपका क्या किया है, दही का पाउडर विकसित किया। ऑप्शन आप देख सकते हो, रिसेंटली डेवलप्ड कर्ड पाउडर, अमूल, एनडीआरआई, एनडीडीबी या पराग डेयरी द्वारा, किसके द्वारा यहाँ पे जो है दही का पाउडर विकसित किया गया। ऑप्शंस आपके सामने है, तो ध्यान रखना। आपकी जो डेयरी यहाँ पे वो है एनडीआरआई, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन्होंने फिलहाल में अभी दही का जो है पाउडर विकसित किया है। आपको पता है मिल्क पाउडर तो ऑलरेडी मार्केट में चलते हैं, बहुत सारे चलते हैं, बट दही पाउडर अभी रिसेंटली इन्होंने विकसित किया है, एनडीआरआई, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, इन्होंने अभी रिसेंटली इसको विकसित किया है। देन हम बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 19, पनीर बनाने का सबसे पहला कारखाना विश्व में कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, अगर फैक्ट पूछता है तो ये अपने लिए भी एक फैक्ट का काम करे क्वेश्चन। पनीर बनाने का सबसे पहला कारखाना विश्व में कहा था। वेयर इज द वर्ल्ड वाज द फर्स्ट चीज मेकिंग फैक्ट्री बिल्ड, सबसे पहले कहां बिल्ड हुई थी। ऑप्शंस आप देख सकते हो, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, जापान, रसिया या स्विट्जरलैंड। तो आपको ध्यान रखना, जो क्वेश्चन नंबर 19 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1915। ठीक है, क्या हो जाएगा 1915 में स्विट्जरलैंड ने जो इसको विकसित किया था। किसने? स्विट्जरलैंड, है ना, बहुत ही खूबसूरत देश है और इन्होंने इसको डेवलप किया था। स्विट्जरलैंड ने सबसे पहले यहाँ पे जो है पनीर का कारखाना डाला था, है ना। तो कब डाला था? सन 1815 में इसका कारखाना पड़ा था। ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है, स्विट्जरलैंड। देन नेक्स्ट बात करूंगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ओवररन कई बार पूछा हुआ, मक्खन में ओवररन पूछा हुआ है, आइसक्रीम में ओवररन पूछा हुआ है। तो आइसक्रीम में ओवररन प्रतिशत होता है कितना, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ओवररन इन आइसक्रीम। आप देख सकते हो 20 से 40%, 40 से 60%, 60 से 80% या नॉन ऑफ दीज। तो कितना परसेंट जो है ये मेनली आप देखोगे आइसक्रीम में ओवररन देखने को मिलता है। तो आपको ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 20 में जो ओवररन लगभग देखने को मिलता है 40 से 60% के आसपास अपने को आइसक्रीम में ओवररन देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अमूल डेयरी की स्थापना कब हुई भाई बताओ। अमूल डेयरी, आप बहुत दूध पिया होगा, मटर खाया होगा, पनीर खाई होगी अमूल की सॉरी। व्हेन वाज द अमूल डेयरी एस्टैब्लिश, कब एस्टैब्लिश हुआ था भाई बताओ फटाफट, अमूल डेयरी कब एस्टैब्लिश हुआ। ईयर्स आपके सामने है, 1946, 1947, 1969, 1984। अमूल डेयरी को कब एस्टैब्लिश किया गया, कौन सी सन में, तो याद रखना है अमूल डेयरी को 1946 में एस्टैब्लिश किया गया है। कब किया गया? 1946 में इसको एस्टैब्लिश किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और इस डेयरी को मेनली आप देखोगे, अमूल डेयरी आपकी इसकी संस्था जो आनंद गुजरात में स्थित है, ठीक है, अमूल डेयरी। देन आप देखोगे यहाँ पे एक और डेयरी मेंशन है जिसमें आपका 1974 में आपको फैक्ट्स याद रखने, एक तो मदर डेयरी हमने बात की अभी, नोएडा में स्थित है। देन 1964 में आप देखोगे तो बनारस डेयरी, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बनास डेयरी, इसको भी डेवलप किया गया है बनास। ये कुछ फैक्ट्स है आपको याद रखने हैं, बनास, है ना, बनास डेयरी को भी डेवलप किया गया है, जो कि आपकी मेनली पालमपुर में है। बनास डेयरी आपसे पूछ सकता है।
ठीक है। देन आप देखोगे 1984 में नंदिनी करके एक डेयरी है कर्नाटका में, उसको स्टैब्लिश किया गया, नंदिनी, ठीक है, ध्यान रखना, नंदिनी एक डेयरी है, कहाँ पे है, कर्नाटका में, ठीक है, तो वहां पे भी इसको डेवलप किया गया है, कर्नाटका, बहुत इंपॉर्टेंट है। चिकमंगलूर कर्नाटका में आपका कॉफी का अनुसंधान संस्थान भी स्थित है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो आपके इंस्टीट्यूट है वो मेनली आपके कर्नाटका में है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है, ठीक है, तो कर्नाटका याद रखना है आपको, नंदिनी, क्योंकि पूछ सकता है, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं फैक्ट के रूप में। तो ये 1984 में, 1969 में बनास डेयरी पालमपुर में, 1974 में मदर डेयरी जो कि आपकी नोएडा में है, 1964 में अमूल डेयरी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता सबसे ज्यादा राज्य किस स्टेट में है, तो आपको पता है वो है अपना पंजाब स्टेट में, हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, सबसे कठोर पनीर में नमी प्रतिशत होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे कठोर पनीर में नमी प्रतिशत कितनी होती है, द हार्डेस्ट चीज हैज अ मॉइस्चर परसेंटेज, बताओ सबसे कठोर पनीर में कितना मॉइस्चर परसेंटेज होता है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, 25 से 35%, 35 से 40% या 40% से अधिक या 25% से कम। तो देखो जो कठोर पनीर होती है उसमें नमी का परसेंटेज होगा, तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन आप देखो, कठोर मतलब नमी कम होगा, नमी कम होगा मतलब 25% से कम नमी होगा उसमें कठोर पनीर में। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर है वो यहाँ पे डी हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा, इसमें पूछा हुआ गुलाब जामुन से रिलेटेड क्वेश्चन, गुलाब जामुन आपने खाई होगी, तो गुलाब जामुन में मावा कितने किसे कहते हैं, मतलब गुलाब जामुन मावा किसे कहते हैं, मावे के अलग अलग टाइप्स होते हैं, आपने पढ़े होंगे, चिकना मावा होता है जिसको, एक आपका दानेदार मावा होता है, एक पिंडी मावा होता है, पिंडी मावा मतलब जिसको रॉक मावा भी हम कहते हैं, तो मावा 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, रॉक, पिंडी और दानेदार और चिकना, ये आपने ऑलरेडी ऑप्शन में देख सकते हो, एक होता है बाटी मावा, वही सब सेम होते हैं, जिसको हम जो आपका दानेदार मावा होता है इसको बाटी मावा, तो वही सारी चीजें, ठीक है। तो गुलाब जामुन मावा किससे बना होता है, गुलाब जामुन जो आप खाते हैं वो कौन से मावे से बना हुआ होता है, कहने का मतलब ये है, तो दानेदार मावा, चिकना मावा, वाटी मावा या इनमें से कोई नहीं, तो 24 नंबर जो क्वेश्चन है ये मेनली बनता है चिकनी मावा से, ठीक है, चिकने मावा जो होता है उससे मेनली अपना गुलाब जामुन बनता है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुपयुक्त दुग्ध पदार्थ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, यानी अनयूजफुल, वो अपने लिए यूजफुल नहीं है, जो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं ये अपने लिए यूजफुल नहीं है, कौन सा ऐसा उत्पाद है जो कि अपनी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है, ऑप्शंस आप देख सकते हो, घी हो जाएगा, मक्खन हो जाएगा, छाछ हो जाएगा या चीकट, तो ऑप्शन हो जाएगा चीकट। चीकट क्या होता है, चीकट आप देखोगे इन जनरल जब बर्तन, जो दूध के बर्तन होते हैं, ठीक है, जो आपके कंटेनर बने होते हैं, बहुत सारे कंटेनर डिफरेंट डिफरेंट बने होते हैं, कई टिन के बने होते हैं, कई एल्युमिनियम के होते हैं, तो उनमें आप देखोगे नीचे या ढक्कनों के साइड में काला काला चिपचिपा पदार्थ, काला काला मैल जम जाता है, वो उसको बोलते हैं हम चीकट, वो अपने किसी काम का नहीं होता है, ठीक है, तो वो अनयूजफुल है और अपनी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा खराब है, बाकी घी मक्खन छाछ ये तो अपने लिए यूजफुल है, ऑप्शन ने अपने आप अपने को आंसर दे दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, कृत्रिम दूध का पीएच, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कृत्रिम दूध का पीएच कितना होता है, ऑप्शंस आपके सामने है, 6.5, 7.1, 7.5 या 10.5, तो बिल्कुल 10.5 जो ऑप्शन में है ये आपके कृत्रिम दूध का पीएच माना जाता है, ठीक है, ध्यान रखना, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कुछ दुग्ध उत्पाद, ठीक है, दूध को ठंडा करने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है, विच गैस इज यूज टू कूल मिल्क, अगर दूध को जल्दी ठंडा करना है अपने को कि भाई जल्दी ठंडा हो जाए, तो उसके लिए हम इन जनरल कौन सी गैस का यूज करते हैं, इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, बताओ, नाइट्रोजन हो जाएगा, अमोनिया, हाइड्रोजन या यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑप्शंस आपके सामने हैं, फटाफट बताओ ऐसी कौन सी जो है मेनली गैस है जिसको हम दूध को ठंडा करने के लिए यूज करते हैं, तो वो आपकी गैस हो जाएगी अमोनिया, अमोनिया गैस को हम इन जनरल यूज करते हैं दूध को ठंडा करने के लिए, नाइट्रोजन मत दिमाग में लेके जाना, क्योंकि नाइट्रोजन को आपको पता है लगभग लगभग इसका टेम्परेचर -196 डिग्री होता है, जो कि बहुत हार्ड होता है, बहुत टेम्परेचर माना जाता है, बहुत हाईएस्ट -196, ठीक है, दूध को ठंडा करने के लिए नहीं हम यूज करेंगे, तो हम दूध को ठंडा करने के लिए यूज करेंगे हाइड्रोजन का यूज करेंगे, ठीक है, सॉरी अमोनिया का यूज करेंगे, ठीक है, बाकी आपको ऑलरेडी पता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आपकी एक और बता देता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है, अच्छा ओजोन गैस का जो सिंबल होता है वो उसको O3 से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, O3 ये जो होता है मेनली ये ओजोन को रिप्रेजेंट करता है O3, ऑक्सीजन आपको पता है O2 हम ऑक्सीजन को बोलते हैं, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट था, एक दो स्टूडेंट ने पूछा था मेरे से शायद टेलीग्राम पे, तो ओजोन को रिप्रेजेंट करते हैं हम O3 से, है ना, हाइड्रोजन आपको पता है, अमोनिया पता है, नाइट्रोजन पता है। देन नेक्स्ट हम बात करूंगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो आपका दिया हुआ नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा हुआ है
दूध में कमी होती है, बताओ किसकी कमी होती है दूध में? आपको पता है, हम अभी जस्ट बात करके आए, विटामिन एंड आयरन की मिल्क में बहुत ज्यादा कमी होती है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से किसका दूध सर्वाधिक ऊर्जावान होता है? बताओ इससे कौन सा दूध होता है जो कि बहुत ज्यादा ऊर्जावान होता है? विच एनिमल मिल्क इज द हाईएस्ट एनर्जेटिक? हाईएस्ट एनर्जेटिक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शंस आपके सामने है, कौन सा ऐसा मिल्क प्रोडक्ट होगा, दूध उत्पाद सॉरी दूध जिसका दूध होगा जो कि बहुत ही हाईली एनर्जेटिक होता है? ऑप्शंस आप देखोगे, बकरी, कैप्रा हिरकस, गाय, बॉस इंडिकस, बॉस टारस, बॉस गैलिस। ये अलग अलग गाय होती है, कोई यूरोपियन होती है, कुछ अंगोल, तो डिफरेंट डिफरेंट गाय हैं, उनके जूलॉजिकल नेम होते हैं। देन भैंस आपको बोबेलस बोबेलिस, और गधी, ठीक है, गधी। तो बताओ मेनली हम जो यूज करते हैं, सर्वाधिक ऊर्जावान किसका यूज दूध होता है? तो देखो आपको बताओ सर्वाधिक ऊर्जावान दूध होता है, ऑप्शन में दिया हुआ है तो हम बफेलो को चूज करेंगे, ठीक है। इसका दूध जो है सर्वाधिक ऊर्जावान होता है। अगर इसकी जगह भेड़ ऑप्शन में होता तो फिर हम भेड़ चूज करते, क्योंकि नई रिसर्च के अनुसार भेड़ का दूध भी बहुत ऊर्जावान माना जाता है, ठीक है। भेड़ का दूध अभी रिसेंटली जो न्यू रिसर्च हुई है उसके अकॉर्डिंग, और इससे पनीर भी अभी रिसेंटली बनाया जा चुका है, भेड़ के दूध से पनीर बहुत अच्छी बनी है। तो ये रिसर्च चलती रहती है। आप कभी विजिट करोगे एनडीआरआई की साइड पे तो आपको देखने को मिल जाएगा, एनडीडीबी हो गया, एनडीआरआई हो गया, तो ये अपडेट्स करते रहते हैं। ओके, देन मैं बात करूं दूध का सर्वाधिक परिवर्तनशील घटक, बताओ मोस्ट वेरिएबल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिल्क, बताओ सबसे ज्यादा परिवर्तनशील घटक कौन होता है मिल्क का? केसीन बदलता है, फैट बदलता है, लैक्टोज बदलता है, खनिज। तो देखो सबसे ज्यादा जो परिवर्तनशील होता है ना, आप देखोगे, आप एग्जांपल से समझो, अगर एक गाय है, वैसे तो आंसर इसका फैट हो जाएगा, आंसर इसका फैट लगा लेना, ठीक है। फैट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत परिवर्तनशील होता है। आप देखोगे टेम्परेचर बढ़ता है तब भी क्या होता है, फैट परिवर्तन होता है। आप सेम नस्ल की गाय ले लो, ये साहीवाल नस्ल की गाय है और ये भी साहीवाल नस्ल की गाय है, सेम वजन है, सेम सब कुछ है, एक ही टाइम पर हम दोनों का दूध निकाल रहे हैं, लेकिन दोनों के दूध में आप जब भी फैट परसेंटेज निकालोगे ना, तो फैट में बहुत अंतर मिलता है, अंतर देखने को मिलता है, क्योंकि सबसे ज्यादा परिवर्तनशील जो होता है ना, वो फैट होता है, बहुत ज्यादा परिवर्तनशील होता है फैट। टेम्परेचर से बदलता है, बहुत सारे इंटरनल कारक होते हैं, जेनेटिक्स से ये इफेक्ट होता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें इसको इंपैक्ट करती है। तो फैट इज अ राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, इसमें पूछा हुआ ग्याल। ग्याल का मतलब होता है जो आपकी गाय को, बछड़े को देखभाल करने वाला होता है ना, उसको हम बोलते हैं। तो इन जनरल जो अच्छी दूध डेयरियां होती है उनमें जो ग्याल रखे जाते हैं, एक ग्याल कितनी विदेशीय संकर गायों की देखभाल कर सकता है? यानी एक आदमी जो होता है, चरवाहा जिसको हम बोलते हैं, वो कितने जो है इन जनरल पशुओं की देखभाल कर सकता है, विदेशीय संकर, ठीक है। तो वो इन जनरल जो कर सकता है, वो 8 से 10 विदेशीय संकर गायों की देखभाल कर सकता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन अगर इसकी जगह अगर देसी होती तो देसी आपकी जो गाय है उसके लिए 12 से 15 जो है गायों पर आप यहाँ पे एक ग्याल रख सकते हो देसी गाय के लिए, ठीक है, ध्यान रखना। बाकी जो सूखी गाय, सूखी गाय का मतलब ऐसा होता है कि जो दूध नहीं दे रही है उसको हम बोलते हैं सूखी गाय, ड्राई काउ। आपको ऑप्शन में दिख जाए कहीं सूखी गाय, तो घबराना नहीं है, सूखी गाय, सूख गई गाय तो सूख गई, ऐसा कुछ नहीं है। सूखी गाय जो दूध नहीं दे रही उसको हम सूखी गाय बोलते हैं। ड्राई काउ तो उसके लिए 18 से 20 जो गाय हैं उन पर आप एक उसको रख सकते हो, ठीक है, देखने के लिए। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 35 नंबर में पूछा हुआ है कि डेयरी व्यवसाय में सर्वाधिक खर्च होता है, व्हाट इज द मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ डेयरी बिजनेस? एक डेयरी बिजनेस में सबसे ज्यादा खर्च कहां पे आता है, बताओ आपके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा खर्च कहां पे आएगा? व्हाट इज द मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ डेयरी बिजनेस? आप देखोगे एनिमल हैंडलिंग यानी पशु के रख रखाव में, एनिमल डिसीज प्रिवेंट करते हैं हम उनको, ठीक है। देन ऑप्शन नंबर सी पूछा हुआ है इन एनिमल फीड, ऑप्शन नंबर दी है ऑल ऑफ दीज। मुझे पता है आप लोग कहां जाओगे, आप लोग जाओगे ऑल ऑफ दीज पे, जो कि बहुत ही गलत आंसर होगा। राइट आंसर होगा पशु के आहार में, इस पर सबसे ज्यादा खर्च आता है भाई। लगभग लगभग आप देखो खर्च का तो 60 से 65% आपका पशु आहार पर खर्च होता है, ये आपको फैक्ट याद रखना है। टोटल अगर 100 रुपए हम डेयरी लगते हैं, जैसे हम एज एग्जाम्पल समझ लेते हैं, एक गाय है उस पर हम डेली 100 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो आप देखोगे 100 रुपए में आप देखोगे तो 60 से 65 रुपए जो खर्च आएगा वो उसके आहार पर आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे आहार लगते हैं, संतुलित आहार। अपने यहाँ तो इन जनरल आहार नहीं देते, भूसा डाल दिया काम खत्म, बट बहुत सारे आहार लगते हैं। दूध दे रही तो उसके लिए अलग आहार होता है, दूध नहीं दे रही तो उसके लिए अलग आहार होता है, संतुलित आहार देते हैं। गर्भ अगर वो गर्भवती है तो उसके आहार को अलग तरीके से हम देते हैं, बहुत सारे खर्च आते हैं, ठीक है। गर्भवती है तो प्रॉपर उसको कैल्शियम, साल्ट, न्यूट्रिशन, प्रॉपर पानी, आहार, उसको उसके बच्चे के लिए बहुत सारी चीजें मैटर करती है, टीडीएन, बहुत डीसीपी, ये अलग अलग जो है आहार के मापक होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, बाकी आप ध्यान रखना, डिटेल में नहीं जाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 35 का सी आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय डेयरी निगम आईडीसी जिसको हम बोलते हैं डेयरी कोऑपरेटिव, इसकी स्टैब्लिश कब हुआ? तो आपको पता है ये स्टैब्लिश हुआ था आपका लगभग लगभग 13 जनवरी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है 13 जनवरी को इसको स्टैब्लिश किया गया था, 13 जनवरी 1970। इसका कनेक्शन 1970 से है। इसको स्टैब्लिश किया गया था, इसका जो है नई दिल्ली में मेनली इसका सेंटर है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करें को श्वेत क्रांति का तृतीय चरण। आपको पता है श्वेत क्रांति कितने चरण में हुई थी? 3 चरण में मैंने बात की थी आपसे, 3 चरण में। ठीक है, श्वेत क्रांति का तृतीय चरण कब से स्टार्ट हुआ था? कब से स्टार्ट हुआ था? मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में तीनों चरणों के बारे में बताया था। तो तीसरा चरण जो है कब स्टार्ट हुआ था मेनली, इसकी एग्जैक्ट डेट क्या थी? ऑप्शंस आप देख सकते हो, 1978, 1970 से 85, 1985 से 1993, 1965 से 70। तो फर्स्ट जो चरण हुआ था 1985 से 1993 में जो है थर्ड फेज इसका स्टार्ट हुआ था। ठीक है, फर्स्ट आपको ध्यान रखना है 1970 से 1978 तक चला था फर्स्ट, ये सेकंड फेज हो गया 78 से 85 और ये थर्ड फेज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, भेड़ के दूध में वसा प्रतिशत कितना होता है? भाई भेड़ के दूध में वसा प्रतिशत आप लोग बताओ, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ भेड़? भेड़ जिसको हम बोलते हैं ओबिस एरी, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है, तो इसके दूध में कितना परसेंट फैट देखने को मिलता है बताओ? तो लगभग लगभग 8 से 8.5% फैट देखने को मिलता है भेड़ के दूध में। ठीक है, ये गाय का होता है लगभग 3.5 से 4% के आसपास। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, भैंस के दूध में कुल ठोस परसेंट जिसको बोलते हैं क्या? आप ऑप्शन में देख सकते हो, इसको हम बोलते हैं टोटल सॉलिड इन बफेलो। कुल ठोस की बारे में बात की है अपने से, कुल ठोस कितना होता है? 17 से 18% के आसपास टोटल कुल ठोस देखने को मिलता है आपको भैंस के दूध में। देन ऑपरेशन फ्लड कितने चरणों में पूरा पूरा हुआ? ऑपरेशन फ्लड जो है, ठीक है, श्वेत क्रांति, उसको ऑपरेशन फ्लड भी हम बोलते हैं। तो श्वेत क्रांति कितने चरणों में कंप्लीट हुआ? अभी जस्ट हम बात करके आए, वो 3 चरणों में कंप्लीट हुई, थर्ड स्टेप। ठीक है, ध्यान रखना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, दूध में वसा में वैधानिक मानक जो है, दूध के वसा के जो वैधानिक मानक आप देखते हो ना कि भाई इतना परसेंट इसमें दूध होना चाहिए, इतने परसेंट में होना चाहिए, तो ये जो मानक जो स्टैंडर्ड है ये किन किन ने दिए हैं? लीगल स्टैंडर्ड ऑफ मिल्क फैट, रिचर्ड्स, बिल्कुल तीनों लोगों ने यहाँ पे ये मानक जो है दिए हुए हैं, आपको ध्यान रखना। रिसर्च, मिसेलमान, पोलेंसिक मान और किस्चर मान, ये अलग अलग मान होते हैं जो कि इन लोगों ने दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 42, इसमें क्या बोला हुआ है? भारत में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता, एवरेज पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी इन इंडिया। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 311 ग्राम लेंगे, बाकी अभी लगभग लगभग 390 ग्राम के आसपास पहुंच गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 43, इसमें क्या पूछा हुआ? हाथ की दोहन की गीली विधि, हाथ धोने की अलग अलग विधि होती है, आपको पता होगा, चुटकी विधि होती है, पूर्ण अंगूठा विधि होती है, जिसको नकलिंग मेथड्स, बहुत सारी मेथड्स है, 3-4 मेथड्स हैं। फिर हम मशीन के द्वारा भी दूध को निकालते हैं। तो उन्होंने पूछा हुआ कि हाथ के द्वारा अगर दूध दोहते हैं तो उसमें कौन सा द्रव हम इन जनरल यूज करते हैं? द्रव, जिससे क्या हो कि पशु के थनों में जल्दी दूध निकल जाए और वो उसको दर्द भी ना हो। ठीक है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? अरंडी के तेल का, कुछ दूध के झाग का, लार का, या उपरोक्त सभी का? तो हम उपरोक्त सभी का यूज करते हैं, आपको ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। विच टाइप ऑफ लिक्विड, आप लोग सोचो, लार, बिल्कुल लार का यूज करते हैं, कैस्टर्ड ऑयल का यूज करते हैं, दूध के झाग का तो मेनली यूज दूध के झाग का हम करते हैं, बहुत सारे लोग लार का तो कम यूज करते हैं बट यूज करते हैं। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 44, खीस स्वाद तीखा होने का मुख्य कारण होता है? खीस खाओगे ना, जिसको हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, और ये जो गाय में आप देखोगे कितने दिन का दूध को जो हम, जिसको हम खीस बोलेंगे, कितने दिन के दूध को हम खीस बोलेंगे? तो 3 से जो 5 दिन का दूध अपने को मिलता रहेगा उसको हम खीस बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, उसको खीस की हम कैटेगरी में डालते हैं। तो खीस स्वाद तीखा होने का मुख्य कारण क्या है? एल्बुमिन अधिकता, अम्ल की अधिकता, क्लोराइड की अधिकता, या सभी की अधिकता? बताओ फटाफट, किसकी अधिकता देखने को मिलती है खीस में? तो खीस में क्लोराइड की अधिकता देखने को मिलती है। ठीक है, ध्यान रखना, मोर क्लोराइड्स होता है, इसीलिए अपने को वो तीखा लगता है। बाकी आप देखोगे जब पशु को थनैला रोग हो जाता है, इसको मैस्टाइटिस बोलते हैं, तब भी दूध में क्लोराइड की अधिकता हो जाती है, ध्यान रखना आप। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 45, प्रथम दूध निकालने की मशीन का प्रयोग कहां हुआ था? क्वेश्चन नंबर 45 बहुत इंपॉर्टेंट है, बताओ प्रथम दूध निकालने की मशीन का प्रयोग, वेयर वाज द फर्स्ट मिल्किंग मशीन, कहां पे बनी थी? इंडिया, चाइना? ऑप्शंस आपके सामने हैं, इंडिया, चाइना, इंग्लैंड एंड अमेरिका। बिल्कुल इंग्लैंड में आपकी जो है फर्स्ट मशीन स्टैब्लिश हुई थी, आपकी जो है प्रथम दूध निकालने की जो मशीन है वो सबसे पहले जो स्टैब्लिश हुई थी, वो कहां पे स्टैब्लिश हुई थी? तो वो आपकी इंग्लैंड में स्टैब्लिश हुई थी मशीन। आपको पता है दूध निकालने की अलग अलग मशीन होती है, बट इसके नुकसान भी होते हैं, पशुओं में गांठें पड़ जाती हैं, उनके थन में दुनिया भर की बीमारी, थनैला होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो मशीन एक रूप से हार्मफुल भी है, बट
आपको पता है जो विदेशी गाय होती है वो दूध बहुत ज्यादा देती है, तो इसलिए मशीन का यूज करना पड़ता है। एचएफ आपको पता है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय है एचएफ, हॉलस्टीन फ्रीजियन जो कि हॉलैंड की है, जर्सी भी आती है, ठीक है, ब्राउन स्विस भी है, बहुत सारी ब्रीड्स हैं। नेक्स्ट, केसीन में नाइट्रोजन प्रतिशत होता है। केसीन आपको पता है जो कि दूध में कितना होता है, लगभग लगभग आप देखोगे 2.65 के परसेंटेज के आसपास केसीन होता है दूध में, जो कि एक प्रकार की प्रोटीन है केसीन, ठीक है। तो प्रोटीन है, तो प्रोटीन के अंदर क्या बिल्कुल देखने को मिलेगा, नाइट्रोजन देखने को मिलेगा, सल्फर, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। तो केसीन के अंदर नाइट्रोजन परसेंटेज कितना होता है बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। 53%, 22%, 20% या 16%। तो लगभग लगभग आप देखने जाओगे तो आपको जो है केसिन के अंदर नाइट्रोजन देखने को मिलेगा लगभग लगभग 16% के आसपास। 46 नंबर का डी आंसर है, ध्यान रखना, ठीक है। कितना परसेंट, 16%। और 53% के आसपास आपको O2 यानी सॉरी CO2 जिसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। देन आप 20% देखोगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा O2 ऑक्सीजन देखने को मिलता है, ठीक है। देन 60% के आसपास 7% के आसपास आपको हाइड्रोजन देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ कंटेंट है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 47, गाय से दूध निकालते समय अम्लता प्रतिशत होती है। व्हाट इज द एसिडिटी परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्ट। जब हम दूध निकालते हैं उस टाइम पे अम्लता कितनी होती है, तो गाय के दूध में तो लगभग 0.14%, भैंस के दूध में 1.5% के आसपास, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, इसमें क्या पूछा हुआ है अपने से कि भैंस के दूध एवं ताजे दूध का पीएच होना चाहिए। तो भैंस के जो ताजे दूध का पीएच होता है वो 6.6 से 6.8 के आसपास पीएच होता है। बाकी आपको गाय का ध्यान रखना है, 6.4 से 6.66 के आसपास आपका पीएच होता है गाय के दूध का, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपको देखोगे क्वेश्चन नंबर 49 पूछा हुआ है, इसमें पूछा हुआ है अपने से कि दूध को गर्म करने पर अम्लता का क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मिल्क एसिडिटी इन ड्यू टू हीटिंग ऑफ मिल्क। अगर दूध को गर्म करते हो तो मिल्क की जो अम्लता है उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। मिल्क की अम्लता कम हो जाती है या बढ़ जाती है या कोई अंतर नहीं पड़ता, बताओ क्या फर्क पड़ता है दूध को गर्म करने से दूध की अम्लता पर। तो अम्लता पर इंपैक्ट पड़ेगा कि भाई दूध की जो अम्लता है गर्म करेंगे तो अम्लता कम हो जाती है, डिक्रीज। भाई सिंपल सा है, दूध गर्म करेंगे, अगर अम्लता आपको पता है, दूध को गर्म नहीं करते तो अम्लता क्या होती है, बढ़ती है। आप अम्लता बढ़ेगी तो दूध क्या होता है, फट जाता है। सिंपल सा है, दूध अम्लता घटेगी तो एक जो है क्या होगा, दूध सेफ रहेगा अपना, है ना। तो गर्म करेंगे तो डिक्रीज होती है। क्वेश्चन नंबर लास्ट 50, गाय के दूध में औसत संगठन में सबसे अधिक मात्रा प्रतिशत होती है किसकी। गाय के दूध में का जो औसत संगठन होता है उसमें सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है, फैट की, लैक्टोज की, नाइट्रोजन एलिमेंट्स की या खनिज पदार्थ की। नाइट्रोजन एलिमेंट्स केशियन की बात चल रही है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर जो दिया हुआ है 50, इसका राइट आंसर लैक्टोज हो जाएगा। ध्यान रखना, गाय के दूध में जो लैक्टोज होता है वो उसकी मात्रा अपने को ज्यादा देखने को मिलती है इन जनरल, ठीक है। तो लगभग लगभग आप देखोगे 4.5 से 5% के आसपास। तो ये अपने को ध्यान रखना, लैक्टोज बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी नाइट्रोजन पदार्थ में केसिन आता है, वो ये एलिमेंट्स है। तो 50 का बी राइट आंसर हो जाएगा, ओके। बाकी ये क्वेश्चन नीचे आपको दिख रहा है, इसका आंसर आपको बताना है। गाय के दूध में काउपी गंध आने का कारण, काउपी फ्लेवर ऑप्शन फॉर काउ मिल्क, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, धीरे धीरे कराऊंगा, ठीक है। बट आप इसका बताओ, काउपी जो गंध आती है वो किसके कारण आती है। क्लोराइड की अधिकता से, अस्वच्छ दूध से, ब्यूटारिक अम्ल की अधिकता से या अधिक दूध की उपस्थिति से, बताओ। मतलब अधिक जीवाणुओं की उपस्थिति के कारण काउपी गंध, है ना। काउपी गंध होता है इन जनरल में आपको बता दूं तो जो आपका मतलब गिर जाए दूध में, आप देखोगे बहुत सारे पदार्थ गिर जाते हैं, कभी गोबर गिर जाता है, कभी कुछ गिर जाता है, कभी कुछ गिर जाता है। तो बाकी आप इसका आंसर बताना, ठीक है। मैं आप पर छोड़ता हूँ, इसका आंसर आप बताना। 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। बाकी हम मिलता है नेक्स्ट अपडेट के साथ। कैसी वीडियो लगी मुझे जरूर बताना, है ना। और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।